तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्लास में। और आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है विद्युत, अर्थात उसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 3 जो है उसका नाम रहेगा विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एक तरह से बिजली, करंट, जो हमारे घरों में या फिर अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये भी बिजली से ही चल रहा है, विद्युत से चल रहा है। तो विद्युत के रूप में हमको पता है कि वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है? तो आप कहिएगा किसी भी पदार्थ के जो मूल आवेश होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो विद्युत को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा आवेश पे बात करते हैं कि आवेश होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, यानी विद्युत धारा पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनाइए आवेश। हेडिंग आपको बना लेना है आवेश। आवेश क्या है समझिए। आवेश, अगर हेडिंग बनाते हैं हम लोग आवेश जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में चार्ज। आवेश को बोला जाएगा चार्ज। चार्ज क्या है, आवेश क्या है? तो चार्ज को अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन चार्ज का एक परफेक्ट डिफिनीशन मिलेगा कि किसी भी पदार्थ का जो मूल आवेश होते हैं, या ऐसे कहें कि आवेश क्या है, तो आवेश किसी पदार्थ के वो गुण होते हैं जिस गुण के कारण कोई भी पदार्थ अपने अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण रखता है। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। आवेश क्या है? तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण को दर्शाता है। चार्ज क्या है? तो आवेश क्या है? तो आवेश किसी भी वस्तु के अंदर वो गुण होते हैं जिस गुण के कारण क्या होता है, तो पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण को दर्शाता है। जैसे मान के चलिए कि ये आपके पास एक मार्कर है, तो इस मार्कर के पास भी अपना कुछ आवेश होंगे। उन आवेशों की पहचान आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि कोई भी पदार्थ का नाभिक जो होता है, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उनके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जैसे यहाँ पे समझे चित्र के द्वारा, तो यहाँ पे जो सेंटर होता है, नाभिक जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनके जो बाहरी कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो घूमते रहता है। तो क्या ये संरचना हर एक वस्तु में देखने को मिलता होगा? तो आप कहिएगा यस सर, इस प्रकार की जो संरचना है ये हर एक वस्तु में देखने को मिलता होगा, जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हर एक वस्तु में या तो एक प्रोटॉन होता होगा, न्यूट्रॉन होता होगा और उनके बाहरी कक्षाओं में तो आप कहिएगा इलेक्ट्रॉन होता होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? तो आप कहिएगा इलेक्ट्रॉन ही आवेश है। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो आवेश है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी पदार्थ में आवेशों की संख्या अधिक हो सकती है, किसी पदार्थ में आवेशों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन आवेश तो हर एक वस्तु में होगा, इलेक्ट्रॉन तो हर एक वस्तु में होंगे। तो इलेक्ट्रॉन ही क्या है? तो आप कहिएगा आवेश है। तो क्या कोई वस्तु के पास आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण कैसे आता है? वह कैसे किसी वस्तु को आकर्षित करती है या फिर कैसे किसी वस्तु को प्रतिकर्षित करता है? ठीक है, इससे जानने से पहले एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग
आवेश को हम लोग C से सूचित करते हैं, इसे C से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। आवेश को C से सूचित किया जाता है, इसे C से सूचित करते हैं, C से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक की बात करें, SI जो मात्रक होता है आवेश का, SI मात्रक वो होता है आपका कूलाम। SI मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम, SI मात्रक कूलाम होता है। बीमा तो आप लोगों में नहीं बताया जाता है, बीमा 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं जानकारी के लिए। आवेश का जो बीमा होता है वो होता है आपका AT, AT जो होता है वो आपका बीमा होता है। और इसको किससे सूचित करते हैं, तो आप कहिएगा C से। तो आवेश है क्या, ये तो आप समझ चुके हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस गुण के कारण कोई भी वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है, यानी दिखाता है कि हम किसी वस्तु को आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन ये तभी होगा जब उस वस्तु के अंदर आवेश का मान बढ़ेगा या आवेश का मान कम होगा। इस प्रकार की घटना होगा तभी उसमें आवेश के गुणों को दिखने को मिलेगा। प्रतिकर्षण आकर्षण, तो प्रतिकर्षण आकर्षण कब होगा, देखिए अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, मान के चलिए एक वस्तु ये है और एक दूसरा वस्तु ये है, ये कोई दो वस्तुएं हैं और इन वस्तुओं पे हमको पता है इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, तो आप कहिएगा यस इलेक्ट्रॉन तो होंगे। ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी पे अधिक किसी पे कम हो सकता है। तो मान के चलते हैं अगर यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन है इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मान के चलते हैं 80 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी आप ये बताइए, तो इन पे 80 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतना ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। एकदम वैसी ही क्रिया इसमें भी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही कितने, उतना ही प्रोटॉन। यानी अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 100 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितना होगा, तो आप कहिएगा 100 होगा। क्योंकि कोई भी पदार्थ अपने आप में एक तरह से न्यूट्रल बन के रहता है जब तक उसको किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा ना जाए। कारण ये होता है क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, समझ रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एक आपका ऋणावेश होता है और प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन धनावेश होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। तो ये जितनी प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन की मात्रा मिलकर के एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। इसलिए कोई भी पदार्थ स्वतंत्र अवस्था में एक न्यूट्रल होता है, वो उस पर या ना तो धनावेश की संख्या अधिकतम होती है, नहीं ऋणावेश की संख्या अधिकतम होती है, दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है। लेकिन जब इसको हम आपस में रगड़ दें, यानी कुछ देर के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम आपस में क्या करते हैं, रगड़ देते हैं। रगड़ने के बाद क्या होगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो अपने से इलेक्ट्रॉन जिसके पास अधिक होगा तो अधिक वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल करके कम वाले को दे देगा। जैसे इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन था, 100 इलेक्ट्रॉन, तो 100 इलेक्ट्रॉन जिसके पास था, 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन था, तो 100 वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, जिसके पास 80 इलेक्ट्रॉन था, वही कितना देगा, तो 20 इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताइए इस पर अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ा वैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 80 इलेक्ट्रॉन। यानी एक तरह से अगर ये समझें तो अभी इलेक्ट्रॉन इस पे 100 हो गया, तो क्या प्रोटॉन भी ट्रांसफर हो गए होंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो आप कहिएगा नहीं सर, प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक के सेंटर पे होते हैं, जिनको स्थानांतरित करना बहुत ही मुश्किल काम है, स्थानांतरित नहीं होंगे, सीधा सीधा बात है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 100 हो गए, लेकिन प्रोटॉन कितना था पहले, तो आप कहिएगा 80, तो प्रोटॉन अभी भी क्या है, 80 ही है। यहाँ पे अभी वर्तमान में कितने इलेक्ट्रॉन, 80, और प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन पहले 100 इलेक्ट्रॉन था, तो प्रोटॉन भी 100 ही होगा एक तरह से। अब इन दोनों को आप देख करके क्या अंदाजा लगा रहे हैं, आप ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या घट करके 80 हो गई इस वाले वस्तु के पास, और प्रोटॉन की संख्या तो 100 था तो 100 ही रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई 100 और प्रोटॉन की संख्या 80, यानी एक तरह से इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश है, ऋणावेश। तो इस वस्तु पर ऋणावेश अधिक हो गया, तो इस वस्तु को बोलेंगे ऋणावेशित वस्तु। यानी जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक उसको बोलेंगे ऋणावेशित वस्तु, और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया यानी प्रोटॉन अधिक हो गया होगा, तो प्रोटॉन कौन सा आवेश है, धनावेश, तो इसको बोलेंगे धनावेशित वस्तु। इस आधार पर आवेश को दो भागों में बांटा गया है, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं आवेश की प्रकार की अगर हम बात करें तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि आवेश जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, इस आधार पर अब हम बोल सकते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे हम बाबू? तो हम ये बात बोलेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के, यानी आवेश जो होते हैं, आवेश आवेश वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? तो पहला आपका होगा धन आवेश, यानी इसको धन आवेश भी बोलते हैं, धन आवेश। और दूसरे को क्या बोलेंगे? ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और ऋण आवेश को बोलेंगे निगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे निगेटिव चार्ज। बात समझ में आया यहाँ तक? किसको धनावेशित बोलेंगे, किसको ऋणावेशित बोलेंगे? यानी जिस वस्तु पे आवेश की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी उसको बोलेंगे ऋणावेशित। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो ऋणावेशित वस्तु। और जिस वस्तु पे प्रोटॉन अधिक होगा उसको बोलेंगे धनावेशित, क्योंकि प्रोटॉन आपका प्लस वाला चार्ज है तो धनावेशित वस्तु हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या घटना होगी? अब देखिए, अगर ऐसी दो वस्तुओं को एक पास हम लेके आए जिसपे एक धनावेशित हो और एक ऋणावेशित वस्तु हो, यानी अगर कोई दो वस्तु हम ले लें, ठीक है ना, कोई भी अगर दो वस्तु हम ले लेते हैं, एक वस्तु ए और एक वस्तु ए, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। और आपसे क्या बोले हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस पे इसको बोलेंगे धनावेशित वस्तु है, ऐसे दे देते हैं, इसको धनावेशित वस्तु बोलेंगे। अच्छा, धनावेशित वस्तु ये क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस पे प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी। ठीक है। और दूसरे में इसको हम नाम दे देते हैं ऋणावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु। और ये ऋणावेशित वस्तु क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। तो हमेशा एक बात को याद रखना है आपको कि जब अलग अलग आवेश वाले वस्तु एक पास आ जाए, यानी धनावेशित और ऋणावेशित, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल, एक होता है आकर्षण बल, एक होता है प्रतिकर्षण बल। तो यदि सेम चार्ज यानी प्लस और माइनस, ये धनावेशित वस्तु इसलिए कहा गया क्योंकि इस पे क्या हो गया? तो प्लस वाला चार्ज अधिक हो गया होगा। और ऋणावेशित वस्तु कहा गया क्योंकि ये माइनस वाला चार्ज अधिक हो गया होगा। तो हमेशा आपको इस बात को याद रखना है कि प्लस और माइनस के बीच हमेशा एक बल कार्य करेगा, और वो कौन सा बल होगा? तो आप कहिएगा सर आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल, कौन सा बल होगा? ये आकर्षण बल। आकर्षण बल कब होगा? जब चार्ज अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो। अगर सेम चार्ज वाले ऑब्जेक्ट एक पास आ गए, यानी यहाँ भी अगर हम ले लें, यहाँ भी प्लस चार्ज ले लें, ठीक है ना, और यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट ले लें प्लस चार्ज वाला, तब इन दोनों के बीच जो बल लगेगा उसको बोलेंगे हम प्रतिकर्षण बल। उसको क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। क्योंकि एकदम एक समान चार्ज जब एक पास आएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और जब अलग अलग चार्ज एक पास आएंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो एक आकर्षण बल लगेगा जिसको बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे। इसको रिपल्स फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। यानी इस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि धन आवेश, अब देखो धन आवेश किसको कहा गया? जिस पे प्लस चार्ज अधिक हो गया। अब इसको यहाँ पे डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो धन आवेश को, इसको मिटा देते हैं। इसको लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा बगल में, इसको मिटा देते हैं। देखिए हम ये बोलेंगे कि धनावेशित वस्तु को अगर डिफाइन करना हो कि भाई इसका परिभाषा क्या होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, यानी जो वस्तु
जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हो, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो हमेशा धन आवेशित वस्तु होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को वो त्याग कर देगा, समझ रहे हो ना, तो यानी नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी उसके पास, और किसकी अधिकता हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की। यहाँ पे समझो, हम आपको क्या बताए थे, आपको ये बताए थे कि जब हम दो वस्तुओं को लेंगे, एक वस्तु ये और एक वस्तु ये, और इस पे 100 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 80 इलेक्ट्रॉन है, जब इन दोनों को रगड़ दिए आपस में संपर्क में, तो क्या हो गया, ये तो पहले था, पहले रगड़ने के बाद क्या होगा, रगड़ के बाद क्या हो गया, तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें से निकल के, तो अब ये 100 बन गया और ये क्या बन गया, 80 बन गया, ये 80 बन गया। तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी कमी का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को दे दिया, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया एक तरह से, तो त्याग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी निगेटिव चार्ज की क्या हो गई, कमी हो गई। और पॉजिटिव, इस पे जब 100 इलेक्ट्रॉन था तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 100 ही होगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी समझेंगे कि प्रोटॉन कितना 100 और इलेक्ट्रॉन कितना 80, यानी यहाँ पे प्लस वाला चार्ज अधिक हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, यानी जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो उस पर प्लस वाला चार्ज अपने आप अधिक हो जाता है, तो वो बन जाता है आपका धनावेशित वस्तु। एकदम इसका उल्टा डेफिनेशन क्या बनेगा, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो अपने आप आपका नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यानी उसको बोलेंगे ऋण आवेशित वस्तु। बात क्लियर है यहाँ तक, एकदम समझ में आया होगा हमारे अनुमान से। इसको मिटा देते हैं, आगे देखिए नोट बना के लिखेंगे, नोट में पॉइंट बना करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो आपका यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे, धन आवेशित वस्तुओं के बीच, धन आवेशित वस्तुओं के बीच यानी धन आवेशित का मतलब क्या बोलेंगे, धन आवेशित यानी दोनों समान आवेश हैं, दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है, पहले पे भी और दूसरे भी, तो इसको बोलेंगे एक समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश, ठीक है ना। तो धन आवेशित वस्तुओं के बीच, धन आवेशित, इसको एक काम करते हैं दूसरे तरीका से लिख लेते हैं, धन आवेशित, तो ऐसे बोल सकते हैं समान प्रकृति के आवेशों के बीच, ऐसे बोल सकते हैं समान प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण, प्रतिकर्षण, चूंकि दोनों एक समान हो जाएगा प्लस प्लस, तो प्रतिकर्षण तथा असमान प्रकृति के आवेशों के बीच असमान हो गया, यानी एक प्लस एक माइनस हो गया, तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। समझ में आया, यानी जब समान प्रकृति के आवेश होंगे, यानी एक प्लस एक दूसरा भी प्लस, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको समझाते हैं, तो वो क्या होगा, तो वो आपका होगा उनके बीच कौन सा बल लगेगा, तो एकदम प्रतिकर्षण बल लगेगा, समान प्रकृति के आवेश है, ठीक है ना, समान प्रकृति के आवेश है तो प्रतिकर्षण, और असमान प्रकृति के आवेश है तो उनके बीच आप कहिएगा सर आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल, आकर्षण बल लगता है। समझ में आया, इसको नोट कीजिए।
चलिए, अब बात कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रॉन का, थोड़ा सा और थोड़ी देर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन उस पर कितना आवेश होता है? हम बोले क्या कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो वो मूल आवेश होते हैं, वही मूल आवेश होते हैं। इस पे चार्ज होता होगा ना, उसका कोई वैल्यू होता होगा कि कितना आवेश होता है, एक आवेश की, दो आवेश की, तीन आवेश, समझ रहे, ऐसा होता होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर आपका आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और ये निगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देना है। और एक प्रोटॉन जो होता है उस पर भी सेम चार्ज होता है। हम तो बोले दोनों पे आवेश एकदम बराबर होता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? तो ये आपका माइनस में रहता है और ये हमारा प्लस में रहता है। ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, इसको आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, माइनस प्लस। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? तो आप कहिएगा सर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19, वो भी माइनस में। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज? तो आप कहिएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19, लेकिन वो होगा आपका प्लस में आवेश होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेशों से मिलकर बना है। एक क्वेश्चन आता है, एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेशों से मिलकर बना है। आप कहिएगा क्या, ये आपके दिमाग में यह रहोगे कि कैसा प्रश्न है? जब आप लिखवा ही दिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, तो फिर ये क्या बात हुई, एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेशों से मिलकर बना है? तो देखो, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है ना। जैसे हम बोले कि हमारे शरीर में इतना आवेश है, इतना, तो वो क्या हो गया? टोटल वैल्यू हो गया ना, आवेश का टोटल वैल्यू। तो कितने आवेश मिलाया गया होगा तो वो टोटल वैल्यू बना होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो एक इलेक्ट्रॉन इतना आवेश होता है, लेकिन इतना आवेश जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ये सवाल है। तो एक फॉर्मूला आता है आपका Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई, ये फॉर्मूला बनता है। क्या मतलब हो गया इसका? तो Q का मतलब हो गया यहाँ पे कुल आवेश, Q का मतलब कुल आवेश। और N का मतलब क्या हो गया? तो N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान से समझना बाबू, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसको ही रहने देते हैं। और E क्या होगा? तो आप कहिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, क्या है ये पूछा जाए, बताइए। ये एक फॉर्मूला है, Q बराबर N इंटू, यानी किसी भी वस्तु पर टोटल आवेश निकालना है, कुल आवेश। तो क्या होगा फॉर्मूला? N इंटू ई। N क्या है? तो N कहिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पे ट्रांसफर हुए हैं। और E क्या है? तो E है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ये तो आपको यहाँ पे बता देंगे। तो इस फॉर्मूला से बन जाता है ये सवाल। तो सवाल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेशों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यानपूर्वक। Q मतलब कुल आवेश, ठीक है। तो बताइए कुल आवेश, और N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो आप कहिएगा सर ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये N के जगह पे एक हो गया, N के जगह पे एक। और E का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन पे कुल चार्ज। समझ पा? एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेशों से मिलकर बना है।
तो Q बराबर N इंटू ई। Q का मतलब हो गया कुल आवेश, N मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो E हो गया एक इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक, और E का मतलब हो गया, तो आप कहिएगा सर कुल आवेश, इलेक्ट्रॉन पे कुल आवेश, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q बराबर तो यही आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी क्या आंसर आया कि एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेश से मिलकर बना होता है, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, इतने आवेशों से मिलकर बना होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेशों से मिलकर बना होता है। तो ये कैसे वैल्यू आया, ये यहाँ से वैल्यू आया, समझ रहे हैं, इस फॉर्मूले से। अब सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं यहाँ पे। दूसरा सवाल अगर ये देखें आप, दूसरा सवाल, एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश, वास्तव में सवाल यही देना था हमको, लेकिन सवाल गलती से चेंज हो गया। एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पे बताइए एक कूलम क्या है, तो आपकी कुल आवेश है, Q का वैल्यू है एक कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है ना, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये आपको पता है, ये पता है कि नहीं पता है, आप कहिएगा सर पता है। तो बस फार्मूला हमको पता है Q N E आ गया, तो फार्मूला वही लगेगा Q बराबर N इंटू ई। और Q मतलब कितना वैल्यू, एक, तो एक, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो निकालना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और E के जगह पे आप कहेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये तो गुणा में ही धरा गया वैल्यू, तो N का वैल्यू हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको 16 से भाग लगा दीजिए, ये तो पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 0, ये तो समाप्त हो गया पॉइंट। और ये 10⁻⁻19 है, ये ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा, और इनटू में जब इसमें भाग देंगे 10 में, किससे, 16 से, पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा, 16 छक 96, 4.0, 16 दूना 32, 8 आ जाएगा, फिर 0, 16 50, यानी ये हो गया N इज इक्वल टू, यहाँ पे तो लिखे दिए हैं, यहाँ पे हो गया 0.625। लेकिन आपको पता है कि जब घात वाली संख्या कोई है उसके साथ, तो पॉइंट हमेशा एक अंक के बाद लिखा जाता है, यानी पॉइंट यहाँ ना रह के 6 के बाद रहेगा। तो पॉइंट वहाँ कब जाएगा बताओ, जब हम लोग 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे, यही ना, सॉरी 10 से गुणा करेंगे। जैसे मान के चलो, वो तो समझ रहे हो तुम लोग, तो 10 से क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे गुणा कर दे रहे हैं, तो 6.25 आ गया। 10 से गुणा करेंगे, 10 से क्या कर दिए, गुणा, तो 10 से जब गुणा करोगे, मान के चलो 10 से तो गुणा कर दिए, तो गुणा करने पर ये आ गया। जब 10 से गुणा करें तो 10 से भाग भी देना पड़ेगा ना, तो ये 10 से 1 कट जाएगा, तो n का वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये सवाल हमको देना था। अब आ गया मज़ा, ये ज़बरदस्त सवाल है। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो आप कहोगे सर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, एक दूगो इलेक्ट्रॉन नहीं। इसका मतलब समझो, एक कूलम आवेश इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होता है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कितने, 10⁻18, 18 मतलब समझो कितना, करोड़ों अरबों में जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब बनेगा हमारा कितना, तो आप कहिएगा सर एक कूलम आवेश। क्या बनेगा, एक कूलम आवेश। यही सवाल तो देना था, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। खूब बढ़िया सा एक टॉपिक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, यहीं पे पढ़ लेते हैं, आज ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक टॉपिक इसके बाद आता है हम लोगों का आवेश का क्वांटमीकरण। चलिए छोड़ दो, ये तो
कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों की क्लास में। इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। चलो ये पढ़ लेते हैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो क्या इससे आपके दिमाग में आ रहा है? विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो? क्षेत्र मतलब तो एरिया होता है, इतना तो समझ पा रहे हैं। और विद्युत, चैप्टर का नाम ही है विद्युत, तो विद्युत कहाँ से आएगा? तो आप कहिएगा सर आवेश से, आवेश से विद्युत आएगा। तो किसी भी आवेश के कारण या किसी भी आवेश को जब हम कहीं रखते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे किसी आवेश को रख देते हैं, वो आवेश हमारा प्लस क्यू भी हो सकता है या माइनस क्यू भी हो सकता है। आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं? आवेश को क्या लिखे थे? सी से। आवेश को सी से सूचित कर देते हैं, ऐसे लिखे थे ना, सी से। ठीक है, गुलाम भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। आवेश का मात्रक होता है, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, आप लोग पिछले पेज पर अगर चले हम, इसको सुधार कर लीजिएगा। आवेश को सी से नहीं बल्कि क्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है ना, इसको क्यू से सूचित किया जाता है, या क्यू लिख लीजिएगा, क्यू से सूचित किया। इसका मात्रक गुलाम होता है, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, सुधार लीजिएगा एकदम, गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने पेज पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या बोलें कि आवेश को जब हम लिख दें यहाँ पे, ये क्या है? प्लस क्यू आवेश है। तो आप बताइए, हमको अभी पढ़े हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे के पास हो जाए तो उनके यदि सेम प्रकृति के हैं, यानी प्लस और प्लस हैं, तो कौन सा बल लगेगा? तो आप कहिएगा सर प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि सेम है ना। मान के चलो एक ही चीज़ तुमको सेम मिले, डेली मिले, तुम क्या करोगे? वहाँ से मन हट जाएगा, तुम कहोगे अरे यार अब तो नहीं चाहिए ये। तो ऐसे ही सेम आवेश रहे, यानी प्लस और प्लस आवेश रहे, तो प्रतिकर्षित होंगे, दूर हटेंगे। और यदि अलग अलग आवेश रहें तो वो क्या करेंगे? तो आप कहिएगा सर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो क्या कहीं भी रखने पर आकर्षित कर देंगे? क्या उन आवेशों को कहीं भी रखें तो आकर्षित करेंगे? तो आप कहिएगा नहीं सर, उनका एक क्षेत्र होता होगा। मतलब ये कि ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होता होगा, जिस क्षेत्र में इसको मिटाई देते हैं। प्लस क्यू आवेश अगर कहीं रखते हैं हम लोग, प्लस क्यू आवेश क्या करते हैं अगर कहीं रखते हैं हम, है ना, तो यहाँ पे मान के चलिए कि एक हमारा क्षेत्र बन गया और यहाँ पे इसके बीच में एक हमारा कोई क्या है? तो आप कहिएगा सर यहाँ पे एक कोई प्लस क्यू आवेश है, और ये प्लस क्यू आवेश का क्या है? तो आप कहिएगा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जब किसी दूसरे आवेश को हम लेके जाएंगे, इस क्षेत्र के अंदर इधर कोई आवेश रखेंगे प्लस क्यू आवेश, तो क्या इन दोनों के बीच बल लगेगा? तो आप कहिएगा नहीं सर। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो आवेश जो पहले से है और जो दूसरा आवेश हम लेके आ रहे हैं, इसका क्षेत्र तो अलग है। इसके क्षेत्र में लेके जाएंगे तब तो बल लगेगा, समझ पा रहे हो ना। इसके एरिया में लेके चलेंगे, ये तो इसके एरिया हो गया, इसके एरिया में लेके चलेंगे तब ना इस पर बल लगाएगा। कहीं भी रख दोगे, वहाँ रख दोगे, इधर रख दोगे, थोड़ी आवेश बल लगा देगा। तो यहाँ पे अगर आवेश को लेके आएंगे तब ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के अंदर जब किसी दूसरे आवेश को लेके आते हैं तो वो क्या करता है? उस पर एक बल लगाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी उस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। अगर हम इसमें बताओ माइनस चार्ज लेके जाते हैं, कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज, तो बताओ क्या उस पर बल नहीं लगता? ये तो दिखेगा ही नहीं। माइनस चार्ज अगर लेके जाते हैं, माइनस क्यू चार्ज, तो क्या ये बल नहीं लगाता? तो आप कहिएगा सर एकदम लगाता, लेकिन ये बल उस समय आकर्षण बल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग चार्ज है। समझ पा रहे हैं इतना? चलो इतना हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, यानी अगर डिफिनीशन लिखना हो तो हम क्या बोलेंगे कि किसी आवेश, किसी का मतलब प्लस या माइनस कोई भी आवेश हो सकता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में
किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर, किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर एक बल का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर एक बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे या उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको बोल सकते हैं उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक प्लस क्यू आवेश हो गया और ये हमारा बन गया आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र दिख रहा है ना? ठीक, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। चलिए नोट कीजिए इसको, विद्युत क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट पेज। अब यहाँ से आपका वास्तविक रूप से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जबरदस्त टॉपिक से। ठीक है ना? जिस टॉपिक का क्या नाम है, तो आप कहेंगे विद्युत विभव। ये विद्युत विभव, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। चलिए समझिए, विद्युत विभव जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या होता है वास्तव में विद्युत विभव। देखो, विद्युत विभव को समझने के लिए आप ये समझो, विद्युत क्षेत्र तो आपको समझा दिए, विद्युत विभव का मतलब सीधा सीधा कार्य से है। अगर किसी आवेश पे हम काम कर रहे हैं, वही विद्युत विभव है। यानी विद्युत विभव एक तरह का क्या है, वर्क है। लेकिन कैसा वर्क, तो आवेश पर किया गया कार्य। तो जब भी विद्युत विभव टॉपिक आपके सामने आए, तो आपको तुरंत समझना है कि विद्युत विभव का मतलब किसी आवेश पर किया गया कार्य, वो भी आवेश को लेके आने में या लेके जाने में। जब हम काम करते हैं ना, तो वही काम हमारा विद्युत विभव होता है। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको, विद्युत विभव है क्या। तो विद्युत विभव क्या है, देखिए, तो यहाँ पे फिर बनाते हैं हम एक विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, एक विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये तो नहीं बनाना है हमको। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। ये डिलीट नहीं होता ना, अच्छा कोई बात। देखिए, ये एक क्षेत्र है जहाँ पे कोई आवेश है, मान के चलते हैं प्लस क्यू आवेश, और इधर मान के चलते हैं कोई पॉइंट है इनफाइनाइट, अनंत, अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, एक बिंदु का पोटेंशियल समझना है। यहाँ पे विद्युत विभव क्या बोले, विद्युत विभव क्या है, काम है। कैसा कार्य है, तो कार्य ये है कि जब किसी एकांक धन आवेश को, एक क्यू नॉट आवेश होता है फिजिक्स में, जिसको बोला जाता है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। तो कोई भी हमको टेस्ट करना होगा तो हम इसी आवेश को लेकर करते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव हमेशा। तो जब अनंत से किसी, हम बोलते हैं एकांक, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, आप कहिएगा 1 के बराबर। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु तक, ये कोई बिंदु है ए, बिंदु तक लेके आने में हमको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहिएगा सर कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य का कोई आवेश चल के आ जाएगा, तो आप कहिएगा नहीं सर। किसी भी वस्तु को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, वही आवेश है। आवेश को जब हम अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, तो हमको कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, तो आप कहिएगा करना पड़ेगा।
तो जब किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेके आने में जो हमको कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यानी क्या डिफिनीशन बनेगा इसका? इसका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अनंत से एकांक धन आवेश को, ऐसे पहले एकांक ही लिखते हैं या इकाई भी लिख सकते हैं, इकाई मतलब जिसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, यही तो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? तो आप कहिएगा विद्युत विभव। विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसको मिटा देते हैं चित्र को, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। इसको हटाइए। हो गया, चलो ये तो हो गया हमारा। अब देखो, अब इसको किससे सूचित करते हैं? तो इसको भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। फॉर्मूला क्या बनता है इसका? इसका फॉर्मूला बनता है भी, अच्छा हम कार्य कहाँ से कर रहे हैं? अनंत से, तो इनफाइनाइट से किस बिंदु तक लेके आए थे? तो ये बिंदु हमारा ए था, तो इनफाइनाइट से ए तक जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा विभव कहला रहा है, कार्य W ही विभव कह रहा है। किस पे क्या किया जा रहा है? तो आप कहिएगा एकांक धन आवेश, जो कि टेस्ट चार्ज हम लिए थे Q0 पे। ये फॉर्मूला बन जाएगा V = W/Q0, V = W/Q0। ये क्या है? तो अनंत से और ए पॉइंट तक लेकर आने में किया गया कार्य होता है, ठीक है। और देखिए इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक अगर लिख लें यहाँ पे हम, मात्रक तो आप कहिएगा सर मात्रक, विभव का मात्रक, तो आप कहिएगा वोल्ट। एक तो हमारा क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एक तो वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट। ये तो दिखेगा ही नहीं यार, येलो कलर नहीं दिखेगा, वोल्ट, ये दिख जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और एक और मात्रक हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ये क्या हमारा? तो आप कहिएगा सर ये कार्य है, कार्य। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जूल। और आवेश का मात्रक बताएं, कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। विभव यानी इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो विद्युत विभव बराबर हो जाएगा किया गया कार्य और बटा में हो जाएगा परीक्षण आवेश, यानी एक तरह से आवेश बोल सकते हैं इसको, आवेश। किया गया कार्य बटा में हो जाएगा आवेश। बात क्लियर है? एक चलिए, मात्रक हो गया। बीमा तो हम बोले होता नहीं, राशि पूछे तो आप कहिएगा अदिश राशि है। राशि अगर पूछता है कभी, राशि अगर पूछ देता है तो आप कहिएगा अदिश राशि है ये, ठीक है ना, अदिश राशि। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसको आगे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। विद्युत विभव के बाद आपका बढ़िया टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर से क्या समझ रहे हैं आप? विभवांतर से आप क्या समझ रहे हैं? ये समझ रहे होंगे ना, विभवांतर इसका संधि विच्छेद बताओ। हिंदी व्याकरण पढ़ते हो ना, बताओ संधि विच्छेद विभवांतर। तो आप कहोगे विभव धन अंतर, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का संधि विच्छेद क्या बताओगे? विभव धन अंतर, यानी विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे, विभव के अंतर को। तो विभव का अंतर क्या होगा ना, उससे पहले इसको हम बोल सकते हैं क्या? तो दो बिंदुओं के पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, इसको मिटा दें। क्या बोलेंगे? दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते। मात्रक उतरक देखिएगा तो वही तो सेम होगा ना जो विभव का है, मतलब इसे भी किससे सूचित किया जाता है? भी से सूचित किया जाता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो, विद्युत विभव तो हम तब निकालें जब किसी भी आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेके आए, तो उसको तो हम बोल दिए क्या? विद्युत विभव। लेकिन अब हमको क्या करना है? तो अब हमको विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? विभवांतर। तो किसी एक बिंदु का कुछ विभव होगा, फिर दूसरे बिंदु का कुछ विभव होगा। मान के चलो कि एक विद्युत क्षेत्र हम बना दें, है ना? क्या बना दें? शेप ही ले लेते हैं हम लोग। शेप तो ऐसे मिट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। दिख रहा हो ना आप लोग? ये रिया क्या क्या हो गया? ये डिलीट करो इसको। चलो दूसरा सेट लो। यहाँ पे ये तो दिख रहा। चलो समझो, विद्युत क्षेत्र का कोई दो बिंदु हो गया, एक बिंदु हो गया ए, एक दूसरा बिंदु हो गया बी। तो बताओ इस ए बिंदु पर जब एकांक धन आवेश को लेके आएंगे तो इसका कुछ विभव होता होगा? ये ना होता होगा? तो बताओ, जब एकांक धन आवेश को हम अनंत से लेकर आते हैं तो उसका विभव क्या? अनंत से मान चलो लेके आते एकांक धन आवेश को, तो विभव क्या होगा? तो विभव होगा इनफाइनाइट टू ए इज इक्वल टू W अपन Q। यही फॉर्मूला होता है। तो अनंत के विभव को अगर हम जीरो मान ले, जीरो, तो क्या होगा? तो आप कहिएगा सर तब तो आसान हो जाएगा। अनंत के विभव को अगर जीरो मान ले तो क्या होगा? अनंत के विभव को जीरो मान लिया जाए अगर, तो फिर तो ए बिंदु का विभव मिल जाएगा W/Q0, समझ रहे हो? ए बिंदु का। फिर उसी प्रकार से बी बिंदु का विभव मिल जाएगा W/Q, और यहाँ पे कोई आवेश दूसरा होगा, Q0 ही ले लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच जो विभवों का अंतर होगा, जिसको हम लिखते हैं भी। अगर अब आवेश को क्या बोलते हैं? आवेश को हम अब यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे। विद्युत विभव में क्या कर रहे थे? आवेश को अनंत से लेके आ रहे थे ना, तो क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक लेके आने में जो किया गया कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। यानी ए से बी तक लेके आ रहे हैं या बी से ए तक लेके आ रहे हैं, ए से बी तक लेके जा रहे हैं तो A to B लिख देंगे, A to B।
और यहाँ पे किया गया कार्य। कार्य कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, ए से लेके बी तक। आवेश पे कर रहे हैं क्यू आवेश, ये हमारा बनेगा विभवांतर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या, तो भी ए माइनस भी ए यानी ए बिंदु के बीच का विभव माइनस बी के बीच विभव, इन दोनों के अंतर को विभवांतर बोल सकते हैं। समझ में आया होगा। दो बिंदुओं के बीच का विभव, एक बिंदु का विभव क्या भी ए ले लिए, दूसरे बिंदु का विभव भी बी ले लिए, इन दोनों के बीच का अंतर विभवांतर W/Q हो गया। W/Q नोट कीजिए, एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर, नोट कीजिए इस पर। चलो नेक्स्ट पेज पे न्यूमेरिकल ले लेते हैं एक ठो, दो न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल समझिए, पहला 118 वोल्ट, 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर 128 वोल्ट पर किसी बिंदु तक 2 कूलाम के एक आवेश को चलाने में कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है। सवाल देख लिए आप लोग, आंसर आप लोग बना के कमेंट कीजिए, बाकी हम तो सॉल्व करेंगे ही। समझिए, एक बिंदु 118 वोल्ट यानी कोई बिंदु है ए जिसका विभव कितना है, तो हम विभव लिख देते हैं भी ए का विभव 118 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा कोई बिंदु है यहाँ पे, वो बिंदु है बी और इसका विभव 118 वोल्ट, इसका विभव 128 वोल्ट। तो बी बिंदु का जो विभव है वो है आपका 128 वोल्ट। अब क्या किया जा रहा है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक किसी आवेश को लिया जा रहा है। वो आवेश का वैल्यू कितना है, तो 2 कूलाम आवेश को लिया जा रहा है, 2 कूलाम। तो हमसे पूछ रहा है कितना कार्य किया गया, W का वैल्यू फाइंड करना है। आप कहिएगा सर ये तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, समझिए। जैसे क्या बोले हम, विभवांतर भी ए बिंदु का विभव बी बिंदु का विभव बराबर W/Q। तो ए बिंदु का विभव कितना है, तो आप कहिएगा 100, ए से बी तक जा रहे हैं, तो जब ए से बी जाएंगे ना तो लास्ट वाला लिखा जाता है, यानी भी बी माइनस भी ए। पिछले पेज में अगर ऐसा है तो सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक। ए से बी तक जा रहे हैं, ऐसे समझ लीजिएगा, बी से ए तक लाने में, बी से ए पर जाएंगे तो लास्ट कौन आएगा, ए। स्टार्टिंग कौन होगा, बी। तो लास्ट वाले को पहले और जहाँ से स्टार्ट किए हैं उसको बाद में। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम, ए से बी तक जा रहे हैं ना, ए से बी तक कि बी से ए तक, तो आप कहिएगा ए से बी तक, तो बी वाला लास्ट में जा रहा है। ए से बी स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ए से, तो स्टार्ट जो कर रहे हैं वो पीछे, जहाँ पे जा रहे हैं वो आगे। तो इसका विभव आप कहिएगा 128 माइनस इसका विभव आप कहिएगा 118 बराबर W तो निकालना है, कार्य निकालना है, और आवेश का वैल्यू हो जाएगा 2। 128 में से 118 गया तो आप कहिएगा 10 बराबर, अच्छा 2 को भी इधर भेज लो, 2 इधर आ जाएगा तो गुणा में हो गया W। तो W बराबर 10 दूना 20। कितना कार्य करना पड़ेगा, 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, यानी जब किसी एक बिंदु का विभव 118 वोल्ट है, दूसरे बिंदु का विभव 128 वोल्ट है, तो 2 कूलाम आवेश को जब हम ले जाएंगे ए से बी तक तो हमको 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
5वां। चलिए एक लास्ट सवाल देख लेते हैं, फिर लेक्चर को समाप्त करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी से 6 वोल्ट बैटरी से 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले आवेश के प्रत्येक कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाती है? कितनी ऊर्जा दी जाती है? ये तो आपका समझिए कि होमवर्क ही सवाल है, होमवर्क है, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हम बताते हैं इसको, वीडियो को रोक करके आप बनाइए पहले, बाकी समझिए क्या सवाल है। 6 वोल्ट बैटरी, विभव का वैल्यू कितना दिया है? 6 वोल्ट। गुजरने वाले आवेश की प्रत्येक कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाती है? प्रत्येक कूलाम को, यानी आवेश का वैल्यू अगर हम देखें तो क्या दिया है? 1 का वैल्यू दिया है, यानी Q का वैल्यू कितना दिया है? 1। आवेश का मात्रक कूलाम, तो 1 कूलाम हो गया। ऊर्जा दी जाती है, तो ऊर्जा का मतलब क्या समझ रहे हैं? कार्य का मतलब ऊर्जा का मतलब कार्य, सीधा सीधा, ठीक है ना। कार्य ही ऊर्जा होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगा ज़्यादा कार्य करेगा, कम ऊर्जा होगा कम कार्य करेगा। यानी W एक तरह से निकालना है हमको, कार्य निकालना है। सवाल आसान हो गया। V बराबर W/Q। V दिया है 6, W तो निकालना है, और Q दिया है 1। 1 आके इधर गुणा हो जाएगा, तो यानी कितना ऊर्जा दी जाता होगा? तो 6 जूल ऊर्जा दिया जाता होगा। कितना? 6 जूल ऊर्जा। 1 कूलाम आवेश को 6 जूल ऊर्जा दी जाता होगा, ठीक है ना। तब क्या होगा? वो गुजरने वाले 6 वोल्ट बैटरी से, यानी 6 वोल्ट बैटरी से 1 कूलाम आवेश को अगर निकालना है, गति कराना एक तरह से समझिए, 6 वोल्ट बैटरी से 1 कूलाम आवेश को तो कितना ऊर्जा दिया जाएगा? 6 जूल ऊर्जा दिया जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, 6। एक चीज़ आपको बताना छोड़ दिए हम, इसको नोट कर लेना, नोट में करके कहीं लिख लेना, ठीक है ना, नोट में, कि विद्युत विभव जो होता है, यानी विभव को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ये याद रखना, वोल्ट मीटर ही होता है, वोल्ट मीटर शायद 1 से वोल्ट मीटर ही होता होगा। वोल्ट मीटर से मापा जाता है। बैटरी का विभव होता है, विभव को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यह परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में रहता है। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक क्या है? मतलब ये फैक्ट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। जैसे मान के चलो एक परिपथ बना दिए हम, एक परिपथ यहाँ पे, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए, ठीक है ना। तो हमको इस बैटरी का विभव मेजर करना है कि इस बैटरी का विभव कितना है। तो हमेशा क्या करेंगे? तो इस परिपथ के समानांतर समझ रहे हैं ना, पैरेलल, उसको हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर को लगा देंगे। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर अगर हम लगा देते हैं, वोल्ट मीटर, तो हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से? ये हमारा बैटरी के विभव को मान को दे देगा, ठीक है। यह परिपथ में हमेशा समानांतर विभव वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट। चलो नोट कर लेना बढ़िया से, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और कुछ हम सहयोग करेंगे, कुछ आप सहयोग करेंगे, और हम दोनों एक दूसरे साथ आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे से अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।